नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के दूसरे प्रधानमंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री की। उनकी कहानी में प्रेरणा भी है, सादगी भी है और एक गहरा रहस्य भी। हमारे पास उनकी एक काफी विस्तृत जीवन गाथा है, जो उनके बिल्कुल साधारण शुरुआत से लेकर प्रधानमंत्री बनने और फिर ताशखंद में उनकी अकस्मात रहस्यमय मृत्यु तक जाती है। और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ घटनाओं को न दोहराएं, बल्कि उनके व्यक्तित्व को समझें। बिल्कुल, उनके फैसलों का विश्लेषण करें और हाँ, वो जो सवाल हैं उनकी मृत्यु से जुड़े उनकी तह तक जाने की कोशिश करें। सही कहा। वो नेता जिन्होंने जय जवान जय किसान जैसा नारा दिया, कालजयी नारा। हाँ, और 1965 के मुश्किल युद्ध में देश को संभाला और फिर एक शांति समझौते के ठीक बाद उनका निधन हो गया। उन हालातों पर आज भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। 2 अक्टूबर 1904, मुगलसराय, उत्तर प्रदेश, एक सामान्य कायस्थ परिवार में। पिता शिक्षक थे, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, बाद में राजस्व क्लर्क बने, लेकिन जब लाल बहादुर सिर्फ 1.5 साल के थे तभी उनका देहांत हो गया। तो मतलब बचपन से ही मुश्किलें शुरू हो गईं। माँ रामदुलारी देवी, उन्होंने अकेले ही बच्चों को पाला। जी, और काफी आर्थिक संघर्ष भी था। शायद यही वो जमीनी हकीकत थी जिसने उनके व्यक्तित्व में वो सादगी और दृढ़ता भरी। पढ़ने का शौक था उन्हें शुरू से। हाँ, बनारस के हरिश्चंद्र हाई स्कूल में पढ़े और उसी दौरान विवेकानंद और खासकर गांधी जी के विचारों का असर पड़ने लगा था। बिल्कुल, और गांधी जी का प्रभाव तो इतना गहरा था कि 1921 में जब वो महज 17 साल के थे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया तो इन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया। सोचिए जरा, 17 साल की उम्र में देश के लिए पढ़ाई छोड़ देना, ये दिखाता है कि वो जज्बा कितना मजबूत था। निश्चित रूप से ये उनके अंदर की राष्ट्रीय चेतना को दिखाता है। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ ज्वाइन किया, जो उस समय राष्ट्रवादी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। अच्छा, और वहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। जी हाँ, ये सिर्फ एक डिग्री नहीं थी, ये उनके ज्ञान और उनकी सोच का प्रतीक बन गई और उनके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। यहीं से समझिए उनके सार्वजनिक जीवन की नींव पड़ी। शास्त्री बनने के बाद तो वो पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सत्याग्रह, विदेशी चीजों का बहिष्कार, किसानों के मुद्दे, हर जगह सक्रिय। और इसकी कीमत भी चुकाई। अलग अलग समय पर गिरफ्तार हुए, कुल मिलाकर करीब 9 साल जेल में बिताए। 9 साल? ये बहुत लंबा समय है। हाँ, लेकिन जेल का ये वक्त बेकार नहीं गया। यहीं उन्हें गांधी जी, नेहरू, पटेल जैसे बड़े नेताओं के साथ रहने, उनसे सीखने, विमर्श करने का मौका मिला। इससे उनका राजनीतिक नजरिया और पुख्ता हुआ। और उनकी एक छवि बनने लगी, एक ऐसा नेता जो ज्यादा बोलता नहीं, चुपचाप काम करता है। बिल्कुल, अनुशासित, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने वाला। ये अंडरस्टेटेड तरीका, मतलब बिना शोर शराबे के काम करना, शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ, वो शायद जोशीले भाषण देने वाले नेता नहीं थे, पर संगठन और प्रशासन में माहिर थे। सही कहा। चलिए अब आज़ादी के बाद के दौर पर आते हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी को भी अहम जिम्मेदारियां मिली। पहले यूपी में संसदीय सचिव, फिर 1951 में केंद्र में आ गए, रेल और परिवहन मंत्री बने। और यहीं रेल मंत्री के तौर पर उन्होंने वो काम किया जो आज भी भारतीय राजनीति में एक मिसाल है। आप उस रेल दुर्घटना की बात कर रहे हैं? जी हाँ, 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक भयानक रेल हादसा हुआ। कई लोग मारे गए। शास्त्री जी सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं थे, फिर भी उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी ने शायद मना भी किया था उन्हें। हाँ, नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो इस्तीफा दें, पर शास्त्री जी अड़े रहे। कहा कि ये जरूरी है। आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल लगता है, इस एक कदम ने उनकी छवि को कितना मजबूत किया होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ व्यक्तिगत ईमानदारी नहीं थी, ये सार्वजनिक जीवन में एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात थी। पद से ज्यादा सिद्धांत। बाद में वो मंत्रिमंडल में वापस भी आए, परिवहन, वाणिज्य, उद्योग और फिर गृह मंत्रालय जैसे अहम पद संभाला। नेहरू जी उन पर बहुत भरोसा करते थे। क्या वजह थी इस भरोसे की? सिर्फ ईमानदारी या कुछ और? देखिए, कई बातें थी। एक तो उनकी साफ सुथरी छवि, उनकी सादगी। दूसरा, उनकी प्रशासनिक काबिलियत, मसलों को शांति से सुलझाने की क्षमता। और शायद ये भी कि वो कभी नेहरू के सामने सत्ता के दावेदार की तरह नहीं दिखे। उनकी निष्ठा साफ थी, वो काम करने वाले सहयोगी थे, गुटबाजी वाले नहीं। नेहरू जी उन्हें कहते भी थे, मुश्किलों का आदमी, जो मुश्किल हालात संभाल सके। और फिर वो वक्त आया जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। 27 मई 1964, नेहरू जी का निधन। देश सदमे में था और एक सवाल था,
अब कौन? हाँ, नेतृत्व का एक शून्य सा आ गया था। तब कांग्रेस पार्टी ने काफी सोच विचार के बाद लाल बहादुर शास्त्री को चुना। वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, सिर्फ 19 महीने, लेकिन जितना भी रहा बहुत घटनापूर्ण रहा। सही कहा। आते ही उन्हें बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। देश में अनाज की भारी कमी थी। हाँ, उन्होंने देशवासियों से अपील की थी हफ्ते में एक शाम खाना न खाने की, शास्त्री व्रत, और खुद भी उसका पालन करते थे। जी, और साथ ही उन्होंने खेती पर जोर दिया, किसानों को प्रोत्साहित किया, जिसे हम हरित क्रांति की आहट कह सकते हैं। और उसी दौरान वो नारा आया, जय जवान जय किसान। कितना सरल पर कितना गहरा। बिल्कुल, सीमा पर जवान और खेत में किसान दोनों बराबर महत्वपूर्ण। ये सिर्फ नारा नहीं, उनकी सोच थी। और इसी सोच की असली परीक्षा हुई 1965 में। हाँ, जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये शास्त्री जी के नेतृत्व की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। उस वक्त दुनिया शायद उन्हें नेहरू के मुकाबले कम आंक रही होगी। शायद शुरू में ऐसा सोचा गया हो, छोटा कद, विनम्र स्वभाव, लेकिन शास्त्री जी ने जो दृढ़ता दिखाई वो कमाल की थी। सेना को साफ कहा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो। कोई हिचकी नहीं दिखाई उन्होंने। बिल्कुल नहीं। सेना को पूरी आजादी दी, राजनीतिक दबावों को बीच में नहीं आने दिया, और कूटनीति के मोर्चे पर भी संतुलन बनाए रखा। अमेरिका, सोवियत संघ दोनों से बात की, पर भारत के हित सबसे ऊपर रखे। युद्ध रोका, फिर शांति की बात शुरू हुई। सोवियत संघ ने मध्यस्थता की पेशकश की। हाँ, वो एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। तो ताशकंद में, जो तब सोवियत संघ का हिस्सा था, जनवरी 66 में भारत पाकिस्तान की बैठक हुई। शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। जी, कई दिन बातचीत चली, माहौल तनाव वाला था, लेकिन आखिरकार 10 जनवरी 1966 की रात को ताशकंद समझौते पर दस्तखत हो गए। शास्त्री जी उस समय काफी राहत में दिखे थे तस्वीरों में। हाँ, राहत थी, लेकिन दृढ़ता भी थी। दस्तखत के बाद पत्रकारों से कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देगा और सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। बहुत मजबूत बयान था ये, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि इस बयान के कुछ ही घंटे बाद, हाँ, उसी रात ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जो आज तक सुलझा नहीं। उस रात आखिर हुआ क्या था? जो आधिकारिक कहानी है वो क्या कहती है? आधिकारिक कहानी ये है कि समझौते के बाद शास्त्री जी अपने विला लौटे। देर रात करीब 1:30 बजे उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ, बेचैनी हुई। वो खांसने लगे, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनके निजी डॉक्टर RN चुग और सोवियत डॉक्टर वहां पहुंचे। कोशिश की गई बचाने की, लेकिन सुबह करीब 1:32 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कारण बताया गया, दिल का दौरा, हार्ट अटैक। लेकिन ये बात बहुत लोगों को, खासकर उनके परिवार को, कभी हजम नहीं हुई। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री तो हमेशा कहती रहीं कि ये हत्या थी। जी हाँ, और शक के कई ठोस कारण भी सामने रखे गए। क्या थे वो कारण? क्यों ये शक इतना गहरा था? देखिए, सबसे पहला तो शरीर की हालत। जब शव भारत लाया गया तो ललिता शास्त्री और परिवार के कुछ लोगों ने दावा किया कि शरीर नीला पड़ गया था और उस पर कुछ कटने जैसे निशान थे। नीला पड़ना ये हार्ट अटैक में तो नहीं होता आमतौर पे? नहीं, ये जहर का संकेत हो सकता है, जैसे साइनाइड। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये बात समझ से परे है। प्रधानमंत्री की विदेश में मृत्यु हो रही है, एक संवेदनशील समझौते के बाद, और पोस्टमार्टम नहीं। न ताशकंद में न भारत में। अगर होता तो शायद मौत का कारण साफ हो जाता। ये क्यों नहीं किया गया, इसका कोई ठीक जवाब कभी नहीं मिला। और भी कुछ बातें थी। हाँ, उनके निजी सहायक रामनाथ और डॉक्टर चुग, जो उस रात वहां थे, उनके बयानों में कुछ अंतर बताए जाते हैं। फिर बाद में रामनाथ एक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हुए, याददाश्त चली गई। डॉक्टर चुग की भी बाद में सड़क हादसे में मौत हो गई। इन घटनाओं ने शक को और बढ़ाया। अच्छा, ये तो वाकई अजीब है। और फिर था ताशकंद समझौते का संदर्भ। क्या समझौते की शर्तों से कोई नाखुश था? शास्त्री जी पर कोई दबाव था, या कोई बाहरी ताकत, जैसे कोई विदेशी एजेंसी? ये शीत युद्ध का दौर था, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें बहुत थीं। तो क्या भारत सरकार ने कभी इसकी कोई बड़ी जांच नहीं कराई? कुछ समितियां तो बनी थी शायद। हाँ, राजनारायण समिति बनी, लेकिन उसकी रिपोर्ट या तो पूरी तरह सामने नहीं आई या उसमें कुछ ठोस नतीजा नहीं निकला। अक्सर गोपनीयता या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हवाला दिया गया। तो नतीजा ये कि सरकारी रिकॉर्ड में आज भी मौत का कारण हार्ट अटैक है। बिल्कुल, लेकिन लोगों के मन में, इतिहास में ये सवाल आज भी जिंदा है। क्या ये स्वाभाविक मौत थी या एक राजनीतिक हत्या?
क्या उन्हें जहर दिया गया था? कौन था इसके पीछे? क्यों? ये सवाल शायद हमेशा इतिहास के गलियारों में गूंजते रहेंगे, लेकिन इस रहस्य के बावजूद शास्त्री जी की जो विरासत है वो बहुत साफ और प्रेरणा देने वाली है। हाँ, शास्त्रीय उपाधि और फिर 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न, ये सम्मान उनके कद को बताते हैं। उनकी विरासत क्या है, मतलब किन चीजों के लिए उन्हें याद किया जाना चाहिए? देखिए, कई चीजें हैं। एक, उनकी सादगी और ईमानदारी। उन्होंने दिखाया कि सत्ता के शिखर पर भी जमीन से जुड़ा रहा जा सकता है। दूसरा, संकट के समय उनका दृढ़ नेतृत्व। 1965 का युद्ध हो या अनाज का संकट, उन्होंने रास्ता दिखाया। और तीसरा, जय जवान जय किसान। हाँ, वो नारा जो आज भी गूंजता है। उनका जीवन बताता है कि महानता दिखावे में नहीं, चरित्र और कर्म में होती है। कद भले ही छोटा था, पर इरादे और काम बहुत बड़े थे। तो ये थी कहानी लाल बहादुर शास्त्री की, सादगी, दृढ़ता और एक रहस्यमयी अंत। हाँ, एक ऐसा नेता जिनका जीवन प्रेरणा देता है और जिनकी मृत्यु आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक शांति समझौते के ठीक बाद शांति दूत का चला जाना। बिल्कुल। और शायद ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सत्ता, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के खेल में सच हमेशा सामने आ पाता है? शास्त्री जी की मौत का रहस्य शायद कभी ना सुलझे, लेकिन ये हमें उन अनदेखी ताकतों के बारे में सोचने पर जरूर मजबूर करता रहेगा जो इतिहास की दिशा बदल सकती हैं।